गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का विषय है इतिहास और हम लोग पढ़ने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके पहले हम लोगों ने असहयोग आंदोलन देखा था। असहयोग आंदोलन किस तरह से सफल हो रहा था गांधी जी के नेतृत्व में। उसके बाद जब आंदोलन हिंसात्मक होने लगा तो गांधी जी ने उस आंदोलन को स्थगित किया, क्योंकि गांधी जी की जो सोच थी वह यह थी कि हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल करके ही काम करना है। लेकिन जब हिंसात्मक होने लगा चौरी चौरा कांड के बाद और कुछ ऐसे जगहों पर जब हिंसा बढ़ने लगी तो गांधी जी ने उसे स्थगित करके फिर गांधी जी को उसके आरोप में इस षड्यंत्र के रूप में अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। फिर उनकी तबीयत खराब होने के कारण उन्हें जल्दी ही रिहा किया गया। अब आज हम लोग पढ़ने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन पाठ 8। लाहौर अधिवेशन में संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ और महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। यह आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के सम्मुख कई मांगे रखी थी। उनमें एक प्रमुख मांग यह थी कि नमक पर लगा हुआ कर रद्द करें और नमक बनाने का सरकारी एकाधिकार समाप्त करें। परंतु सरकार ने गांधी जी की मांगे ठुकराई थी। अतः गांधी जी ने नमक के कानून को तोड़कर पूरे देश में सत्याग्रह करने का निश्चय किया। लाहौर अधिवेशन में हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि किस तरह से संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया, अर्थात हम अब किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, भारत पूर्ण रूप से स्वाधीन होना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पास किया गया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की। अंग्रेज सरकार ने कई चीजों पर, भारतीय चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया था, कर बढ़ा दिया था। उसमें प्रमुख रूप से नमक पर लगा हुआ कर, नमक प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के भोजन की वस्तु, भोजन में काम आने वाली वस्तु, और उस पर भी जब इस तरह से टैक्स लगाया गया तो उसके खिलाफ गांधी जी ने पूरे देश में नमक सत्याग्रह शुरू किया। नमक के कानून को तोड़कर सत्याग्रह करने का निश्चय किया। नमक आम आदमी के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, अतः नमक जैसी जीवनावश्यक वस्तु पर कर लादना अन्यायकारी था। इसलिए गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह किया। नमक का सत्याग्रह प्रतीकात्मक था। इसके पीछे अंग्रेज सरकार के अन्यायकारी और अत्याचारी कानून को शांति और सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर भंग करना, यह व्यापक उद्देश्य था। इसका मतलब नमक जैसी जीवनावश्यक वस्तु पर कर लादना पूरी तरह से अन्यायकारी कार्य अंग्रेजों ने किया था। यह एक प्रतीकात्मक आंदोलन था। इसका मतलब अंग्रेजों की जो जितनी भी नीतियां थी उसके खिलाफ लड़ना था। कई जो अन्यायकारी कानून बनाए गए थे उसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। इसकी वजह से नमक सत्याग्रह से इसकी शुरुआत की गई। हम्म। सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर भंग करना यह व्यापक उद्देश्य था। नमक का सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी ने गुजरात के किनारे दांडी नामक स्थान को चुना। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी 78 स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चल पड़े। लगभग 385 किलोमीटर की पद यात्रा में उन्होंने गांव-गांव में भाषण किए। अपने भाषणों में उन्होंने जनता को निर्भीक होकर, इसका मतलब है गांधी जी ने जब दांडी यात्रा शुरू की, दांडी कहाँ पर है? गुजरात के किनारे। दांडी नामक स्थान को चुना नमक सत्याग्रह के लिए। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की ओर पैदल चल पड़े। इस तरह से 385 किलोमीटर की जो पद यात्रा थी, चलकर पद यात्रा था, चल करके उन्होंने पूरी की और गांव-गांव में भाषण करते हुए गए। उनके 78 स्वयंसेवकों के साथ फिर बाकी के लोग भी जुड़ते चले गए इसके साथ, और गांव-गांव में उन्होंने जागृति लाने का कार्य किया। अंग्रेजों के खिलाफ सभी को निर्भीक होकर के लड़ने के लिए सभी को प्रेरित किया, उत्साहित किया। उन्होंने लोगों को सम्मिलित होने का आह्वान किया। गांधी जी के भाषणों के फलस्वरूप अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन चारों तरफ फैला। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी पहुंचे। 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी के समुद्र किनारे का नमक उठाकर कानून का भंग किया
और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इस तरह से हम देखते हैं गांधी जी ने दांडी से ले साबरमती से दांडी तक की जो यात्रा की, उसके बाद लोगों में जागृति का कार्य करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। अब पेशावर का सत्याग्रह, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी के निष्ठावान अनुयायी थे। वे सरहद गांधी के रूप में भी जाने जाते हैं, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है सरहद गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को। आप इस पश्चिमोत्तर प्रांत में पेशावर के बारे में दिया गया है। उन्होंने खुदाई खिदमतकार नामक संगठन की स्थापना की। 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने पेशावर में सत्याग्रह प्रारंभ किया। पेशावर शहर लगभग एक सप्ताह तक सत्याग्रहियों के नियंत्रण में था। सरकार ने गढ़वाल पलटन को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया, परंतु गढ़वाल पलटन के अधिकारी चंद्र सिंह ठाकुर ने गोली चलाने से इनकार किया, अतः उन्हें सैनिकी न्यायालय ने कठोर दंड दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि पेशावर में भी अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें सरहदी गांधी के रूप में, सीमांत गांधी के रूप में या फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है, उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन की स्थापना की और 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में सत्याग्रह की शुरुआत की। पूरी तरह से सत्याग्रहियों ने पेशावर शहर को अपने नियंत्रण में रखा था और वहां पर गढ़वाल पलटन थी अंग्रेजों के अधीन। उन्हें सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया, किंतु इस पलटन में जो प्रमुख अधिकारी थे चंद्र सिंह ठाकुर, उन्होंने गोली चलाने से इनकार कर दिया, अतः उन्हें सैनिकी न्यायालय में कठोर दंड दिया गया। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण अंग्रेज सरकार के सम्मुख बाधा उपस्थित हुई। 4 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को बंदी बनाया गया। पूरे देश में दमन नीति का अवलंबन किया गया। गांधी जी को बंदी बनाए जाने की संपूर्ण देश में निंदा और भर्त्सना की गई। इस तरह से हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी गांधी जी सफल हो रहे थे। अंग्रेजों के सामने बहुत बड़ी चुनौती उपस्थित हुई। इसी के कारण 4 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को बंदी बना करके फिर से जेल में डाला गया और पूरे भारत में अंग्रेजों ने अपनी दमन नीति का अवलंब किया, अर्थात पूरी तरह से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश जो भी कर सकते थे, लाठीचार्ज द्वारा, गोली चालन द्वारा, अंग्रेजों ने अपनी संपूर्ण कोशिश की। सोलापुर का सत्याग्रह, सोलापुर में हुए सत्याग्रह में मिल श्रमिक अग्रसर थे। 6 मई 1930 ईस्वी को सोलापुर में हड़ताल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सोलापुर में विशाल जुलूस निकाला गया। महाराष्ट्र में है सोलापुर स्थान। सोलापुर में श्रमिकों ने, मिल जो मजदूर थे, मिल में जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने भी आंदोलन किया। 6 मई 1930 को इस हड़ताल का आयोजन किया। सोलापुर में विशाल जुलूस निकाला गया। तत्कालीन कलेक्टर ने जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस घटना में शंकर शिवदारे के साथ कई स्वयंसेवकों की मृत्यु हुई। परिणाम स्वरूप जनता ने पुलिस थानों, रेल स्टेशन, न्यायालयों, म्युनिसिपल इमारतों आदि पर धावा बोला। सरकार ने मार्शल लॉ अर्थात सैनिकी कानून लागू किया। मार्शल लॉ सैनिकी कानून, जिस तरह से कर्फ्यू होता है उसी तरह से है, अर्थात संपूर्ण बंदी लाने का कार्य अंग्रेजों ने किया। गोली चलाने का भी काम किया। वहां के जो कलेक्टर थे उन्होंने आदेश दिया, उसमें शंकर शिवदारे के साथ साथ कई स्वयं सेवकों की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए इसमें। और जनता ने पुलिस थाने, रेलवे स्टेशन, न्यायालय, म्युनिसिपल इमारत जो सरकार के अधीन थी, उन सभी पर धावा बोला। सरकार ने मार्शल लॉ सैनिकी कानून घोषित किया। आंदोलन को दबाया गया। इस आंदोलन में मलप्पा धनसेट्टी, श्री कृष्ण सारंडा श्री कृष्ण सारंडा सारडा, कुर्बान हुसैन और जगन्नाथ सिंधे अग्रसर थे। उन्हें फांसी दी गई। अब इसके बाद आता है धरासना सत्याग्रह। गुजरात के धरासना में सरोजनी नायडू ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया। नमक कानून तोड़ने के लिए निकले हुए सत्याग्रहियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लाठी चलाई। सत्याग्रही भी बड़ी शांति से लाठियों के प्रहार सह रहे थे। घायल हुए सत्याग्रहियों की टुकड़ी को मरहम पट्टी करने ले जाने के पश्चात सत्याग्रह करने, नमक कानून तोड़ने के लिए दूसरी टुकड़ी आगे बढ़ती। यह क्रम निरंतर चलता रहा। अब धरासना में सरोजनी देवी नायडू के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह किया गया, फिर नमक कानून तोड़ने का कार्य किया। अब एक टुकड़ी आगे बढ़ती, उस पर पुलिस लाठीचार्ज करती। फिर वह टुकड़ी जब पूरी तरह से घायल हो जाती, तो उस टुकड़ी को लेकर के उस स्वयंसेवकों की
मरहम पट्टी की जाती, उनका इलाज किया जाता घायलों का, तब तक फिर उनके स्थान पर दूसरी टुकड़ी आ जाती। इस तरह से कई टुकड़ियों पर अंग्रेज सरकार ने, उनके जो सैनिक थे लाठीचार्ज करते गए, लेकिन यह जो क्रम था टुकड़ियों का, यह निरंतर आगे बढ़ता रहा। अंत में जो लाठीचार्ज करने वाले सिपाही थे, सैनिक थे, पूरी तरह से थक चुके थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी तरह का हिंसा किसी भी तरह की न करते हुए सत्याग्रही अपना कार्य कर रहे थे, आंदोलन भी कर रहे थे, लाठियां भी खा रहे थे, घायल होते, और एक टुकड़ी घायल होती तो उसके स्थान पर दूसरी टुकड़ी चली आती। महाराष्ट्र में वडाला, मालवन, सिरोना स्थानों पर सत्याग्रह किया गया। जहां नमकसार नहीं थे, वहां लोगों ने जंगल से संबंधित कानून तोड़ना प्रारंभ किया। जहां पर नमकसार, नमक की खेती होती है, जैसे समुद्र के किनारे, जहां पर नहीं था नमकसार, उसके खेत नहीं थे, प्लॉट्स नहीं थे, उस जगह पर जंगल से संबंधित कानून तोड़ने का कार्य लोगों ने किया। महाराष्ट्र में बिलासी, बिलासी सत्याग्रह है, एक स्थान का नाम है। संगमनेर, कलवंड, चिरनेर, कुशद आदि स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए। यहाँ पर नमकसार नहीं थे, तो यहाँ पर जंगल सत्याग्रह करने का कार्य लोगों ने किया महाराष्ट्र में। बिलासी, संगमनेर, कलवन, चिरनेर, कुशद आदिवासियों ने बड़ी संख्या में जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया। बाबू गेनू, शहीद बाबू गेनू के नाम से प्रसिद्ध है। बाबू गेनू, वहां पर मुंबई में आंदोलन चल रहा था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार चल रहा था, तब इन्होंने भी आंदोलन किया। विदेशी वस्तुओं की ढुलाई करने वाले वाहनों को आंदोलनकारी रोक रहे थे। जो विदेशी चीजों को गोडाउन से लेकर जा रहे थे या गोदी से लेकर जा रहे थे, बाहर से आता था जो माल विदेशी, उन ट्रकों के रोकने का कार्य सत्याग्रही कर रहे थे, आंदोलनकारी कर रहे थे। मुंबई के मिल में काम करने वाले बाबू गेनू शायद इस आंदोलन में अग्रसर थे। एक ट्रक विदेशी वस्तुओं को पुलिस बंदोबस्त में ले जा रहा था। अब पुलिस बंदोबस्त के बीच एक ट्रक विदेशी वस्तुओं को लेकर के जा रहा था। तभी बाबू गेनू ने उस ट्रक को रोकने का प्रयास किया। बाबू गेनू उस ट्रक के आगे आ गए और ट्रक को रोकने के लिए वे सड़क पर लेट गए। पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी, फिर भी वे अपने स्थान से हिले नहीं। अंत में ट्रक उनके शरीर को कुचल कर आगे बढ़ गया। इस घटना में बाबू गेनू ने अपना बलिदान दिया। बाबू गेनू का बलिदान राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणादायी। इस तरह से हम देखते हैं बाबू गेनू, जो यहाँ पर चित्र दिखा है, बहुत कम उम्र के थे। उन्होंने ट्रक को, विदेशी माल से भरे हुए ट्रक को रोकने का प्रयास किया। जब वो ट्रक रुका नहीं, तो उस ट्रक के आगे आ गए और अंग्रेजों के बार बार चेतावनी देने के बाद भी नहीं हटे, और इस तरह से ट्रक उनके ऊपर से चले गया। वे शहीद हुए। उनकी इस शहादत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणादायी बना। अब यह आंदोलन देशव्यापी बन गया था। गांव देहातों में भी जनता ने अपना सहभाग दर्ज किया। इसमें महिलाओं का भी बड़ा सहभाग रहा, जैसे कस्तूरबा गांधी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अवंतिका बाई गोखले, लीलावती मुंशी, हंसाबेन मेहता ने सत्याग्रहों का नेतृत्व किया। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक पद्धति से चलाया गया, अर्थात किसी भी तरह की हिंसा न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। सत्याग्रहियों पर कितना भी लाठीचार्ज हो, लेकिन वे उसका विरोध नहीं करते थे, चुपचाप लाठी को सहते थे। अंग्रेज सरकार ने जबरदस्त दमन तंत्र का अवलंब किया, फिर भी जनता ने निशस्त्र रूप से प्रतिकार किया। फलतः भारतीय जनता निर्भय बनी रही, बिना किसी डरे लोग सत्याग्रही आगे बढ़ते रहे और आंदोलन करते रहे। अब इसके बाद है गोलमेज परिषद, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है इसको। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तब भारत से जुड़े संवैधानिक समस्याओं का विचार किया जाना चाहिए। यह विचार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने रखा। इसके लिए उन्होंने लंदन में एक परिषद का आयोजन किया। इस परिषद को गोलमेज परिषद कहा जाता है। 1930 ईस्वी से 1932 ईस्वी के बीच 3 गोलमेज परिषदों का आयोजन किया। अब भारतीयों की जो समस्या थी, संवैधानिक कानूनी रूप से उसका निपटारा किया जाए, ऐसा ब्रिटेन के मन में विचार आया। इसलिए लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज परिषद का आयोजन किया गया। इस तरह से 1930 से लेकर के 1932 ईस्वी तक कुल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रथम गोलमेज परिषद क्या है? रैमसे मैकडॉनल्ड प्रथम गोलमेज परिषद के अध्यक्ष थे।
वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनकी अध्यक्षता में पहली गोलमेज परिषद हुई। इस परिषद में भारत तथा इंग्लैंड के विविध प्रतिनिधि उपस्थित थे। उनमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, सर तेज बहादुर सप्रू, बैरिस्टर जिन्ना आदि का समावेश था। इस परिषद में केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन पद्धति, भारत में संघराज्य की स्थापना जैसे विविध विषयों पर विचार विमर्श हुआ। इस परिषद में विविध राष्ट्रीय दलों और रियासतों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, परंतु इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस देश की प्रातिनिधिक संस्था थी। उसके सहभाग के बिना गोलमेज परिषद में हुई चर्चा विफल रही। इस तरह से हम देखते हैं प्रथम गोलमेज परिषद, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, सर तेज बहादुर सप्रू, बैरिस्टर जिन्ना आदि बड़े बड़े विद्वान शामिल थे, और रैमसे मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में यह गोलमेज परिषद का आयोजन हुआ, किंतु इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस का सहभाग न होने के कारण यह गोलमेज परिषद असफल रही। तो पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज परिषद सफल क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने सहभाग नहीं लिया था, हिस्सा नहीं लिया था, और उस समय की सबसे बड़ी संस्था राष्ट्रीय कांग्रेस थी। इसलिए जब वह सहभाग नहीं ली, कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया इसमें, इसलिए यह गोलमेज परिषद असफल रही। अब गांधी इरविन समझौता क्या है? गोलमेज परिषद के दूसरे चरण में राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मिलित होगी, यह आशा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने व्यक्त की। अब पहली गोलमेज परिषद में राष्ट्रीय कांग्रेस ने सहभाग नहीं लिया था। दूसरे में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री को यह उम्मीद थी कि उसमें अवश्य भाग लेगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसलिए उन्होंने आह्वान प्रधानमंत्री के आह्वान को ध्यान में रखकर वायसराय ने गांधी जी और अन्य नेताओं को कारावास से रिहा किया। राष्ट्रीय कांग्रेस मुक्त रूप से चर्चा कर सके, इसके लिए अनुकूल वातावरण निर्माण किया गया। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच समझौता हुआ। इसको गांधी इरविन समझौता कहते हैं। उस समय के जो वायसराय थे इरविन और महात्मा गांधी, ऐसा अनुकूल वातावरण बनाया गया कि द्वितीय गोलमेज परिषद में राष्ट्रीय कांग्रेस हिस्सा ले। इसलिए गांधी जी और जो बड़े बड़े नेता जेल में थे, उनको आजाद किया गया, मुक्त किया गया, और एक अच्छा माहौल तैयार करने की कोशिश की कि दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस भी हिस्सा ले और वह सफल हो। इसलिए गांधी जी, महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इस समझौते के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रस्तावित संविधान में जिस शासन पद्धति को स्वीकार किया, उसे मान्य करने का आश्वासन दिया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया और द्वितीय गोलमेज परिषद की चर्चा में सहभागी होना स्वीकार किया। अब जिन बातों को राष्ट्रीय कांग्रेस ने रखा था, गांधी इरविन में ढेर सारी बातों को, संवैधानिक बातों को रखा गया, उसे स्वीकार भी किया गया। इसकी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का कार्य गांधी जी ने किया और द्वितीय गोलमेज परिषद की चर्चा में सहभागी होना स्वीकार किया। अब द्वितीय गोलमेज परिषद में क्या हुआ फिर? द्वितीय गोलमेज परिषद 1931 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें आयोजन किया गया। इस परिषद में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी उपस्थित थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ भारत को विभिन्न जातियों, जनजातियों, दलों तथा रियासतदारों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया। गोलमेज परिषद में सरकार ने अल्पसंख्यकों का मुद्दा उपस्थित किया। इस मुद्दे को लेकर और भावी संघराज्य के संविधान के स्वरूप को लेकर मतभेद निर्माण हुए। गांधी जी ने सभी में एक मत निर्माण करने का प्रयास किया, परंतु वे विफल रहे। अंततः निराश होकर गांधी जी भारत लौट आए, अर्थात द्वितीय गोलमेज परिषद भी सफल नहीं हुई। प्रथम गोलमेज परिषद में राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं था। द्वितीय गोलमेज परिषद में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, महात्मा गांधी उपस्थित थे, किंतु जो विभिन्न जनजातियां और दलों के रियासतदार थे, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया। लेकिन सरकार ने अल्पसंख्यकों का मुद्दा उपस्थित किया, किंतु इस मुद्दे को लेकर भावी संघराज्य के स्वरूप को लेकर मतभेद निर्माण हुए, जिसकी वजह से यह भी सफल नहीं हुआ और अंत में गांधी जी निराश होकर के भारत लौट आए
हम देखते हैं कि प्रथम गोलमेज परिषद भी सफल नहीं हुई और द्वितीय गोलमेज परिषद भी सफल नहीं हुई। अब पुणे समझौता क्या है? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने गोलमेज परिषदों में दलितों का प्रतिनिधित्व किया था। उनमें उन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। बाबा साहेब आम्बेडकर चाहते थे कि जो दलित वर्ग है उनके लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र रखा जाए या उसमें कुछ इस तरह की प्रावधान हो कि दलित भी चुनाव लड़ सके। द्वितीय गोलमेज परिषद प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने जाति के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की। तदनुसार हिंदू समाज का विभाजन होना निश्चित था और ऐसा विभाजन गांधी जी को मान्य नहीं था। गांधी जी नहीं चाहते थे कि जाति के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किया जाए और बाबा साहेब अम्बेडकर चाहते थे कि जाति जो दलित वर्ग है उसको भी मिलना चाहिए निर्वाचन क्षेत्र, वह भी चुनाव लड़ सके, खड़ा हो सके, वो भी अपने अधिकारों को रख सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी जी को ऐसा लगा कि हिंदुओं के बीच विभाजन होना निश्चित है, इसलिए गांधी जी निराश हो गए थे। इसलिए द्वितीय गोलमेज परिषद को छोड़ करके वह भारत लौट आए। अतः उन्होंने अब जब इसको रैमसे मैकडॉनल्ड ने जाति के आधार पर मान्य किया, तो गांधी जी ने इस निर्णय के विरुद्ध यरवड़ा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से उनके द्वारा की गई मांग पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की। राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच पुणे में समझौता हुआ। हम देखते हैं कि जब गांधी जी को लगा कि अब हिंदुओं का विभाजन हो जाएगा, जाति के आधार पर अलग हो रहे, तो गांधी जी अनशन पर बैठ गए। यरवड़ा जेल में आमरण अनशन पर बैठे, किंतु फिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी अपनी बात पर ठने रहे। फिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मनाया गया और उस पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना लोगों ने की। फिर गांधी जी ने उसे स्वीकार किया। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच पुणे में समझौता हुआ। यह समझौता पुणे पैक्ट के रूप में या पुणे समझौता के रूप में प्रसिद्ध है। इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर आरक्षित प्रतिनिधित्व देने का, अर्थात कुछ सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई, अर्थात अलग निर्वाचन क्षेत्र न दिया जाए बल्कि कुछ सीटें उनके लिए आरक्षित रखी जाए, ऐसी बात मान्य की गई। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और गांधी जी के बीच पुणे में जो समझौता हुआ उसे कहते हैं पुणे समझौता या पुणे पैक्ट। अब तीसरी गोलमेज परिषद नवंबर 1932 ईस्वी में इंग्लैंड में तीसरी गोलमेज परिषद बुलाई गई, परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस परिषद का बहिष्कार किया। परिणाम स्वरूप यह परिषद विफल रही। अब तीसरे गोलमेज परिषद, तीन गोलमेज परिषद हुई 1930 और 1932 ईस्वी के बीच। पहली इसलिए कि राष्ट्रीय कांग्रेस इसमें भाग नहीं ली और तीसरी में भी राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस परिषद का बहिष्कार किया। सिर्फ जो दूसरी गोलमेज परिषद थी उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लिया था, किंतु वहां पर जातिगत जो बातें थी, पृथक आरक्षण देने की, पृथक निर्वाचन आयोग निर्वाचन क्षेत्र देने की, उसकी वजह से वह गोलमेज परिषद सफल नहीं हुई। तो हम देखते हैं तीन गोलमेज परिषद हुई और तीनों भी असफल रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण, द्वितीय गोलमेज परिषद से गांधी जी उद्विग्न मन से भारत लौटे। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ करने का निर्णय किया। सरकार ने गांधी जी को तुरंत बंदी बना लिया। परिणामतः जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ। तो गांधी जी ने जब भारत लौट आए, तीसरी गोलमेज परिषद भी सफल नहीं रही, तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनः शुरुआत भारत में करने की कोशिश की, किंतु अंग्रेज सरकार को जैसे ही भनक लगी कि अब फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं, तो उन लोगों ने तुरंत गांधी जी को बंदी बनाया और जेल में डाल दिया। सरकार ने इस आंदोलन को अमानुष दमन नीति से कुचला कुचला गया। राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित किया गया। उनके कार्यालयों और राशियों को अपने नियंत्रण में कर लिया गया। राष्ट्रीय समाचार पत्रों और साहित्य सामग्री पर प्रतिबंध लगाया गया। अंततः अप्रैल 1934 ईस्वी में गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐतिहासिक युग समाप्त हुआ। तो हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसी भी तरह से दमन नीति, अमानुष तरीके से, अमानवीय तरीके से
दबाने की कोशिश, कुचलने की कोशिश अंग्रेजों ने की। राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे जितने भी संगठन थे, सभी को अवैध घोषित किया गया। सरकारी जो कार्यालय थे, इनके जो राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय थे, बाकी के संगठनों के जो कार्यालय थे, वहां पर जो राशियां उनके चंदे के रूप में इकट्ठित थी देश सेवा के लिए, उसे भी अपने नियंत्रण में अंग्रेजों ने कर लिया। जो राष्ट्रीय समाचार पत्र थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ बातें लिखते थे, और जो अनेक साहित्य थे, उन सभी साहित्य सामग्रियों पर प्रतिबंध लगाने का कार्य अंग्रेजों ने किया। तो हम देखते हैं 1934 ईस्वी में, अप्रैल 1934 ईस्वी में गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित किया। इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भारत में गांधी जी ने की, और गांधी जी ने भरसक प्रयास किया कि किसी